1 mole of ionic solid is formed from its gaseous ions. इसको हम this energy change is called lattice energy. अब आपको लैटिस एनर्जी की भी इक्वेशन लिखने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये तो MgCl2 के लिए थी, अभी आप देख रहे हैं। अगर हम कहें कि जी यही लैटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द लैटिस एनर्जी, लेट्स सी NaCl है कि MgCl2 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लैटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं फॉर लेट्स से MgO, तो MgO के लिए इक्वेशन क्या होगी? Mg और उसके ऊपर आपको होता है चार्ज होता है 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और फिर हम उसमें जो है वो एरो डालते हैं। उसके बाद बनता क्या है जी? MgO का सॉलिड, MgO, और इनके स्टेट सिंबल्स MgO का सॉलिड, ऑक्साइड का गैस, और Mg2 प्लस का भी गैस। तो ये इक्वेशन जो है ये किस चीज को शो कर रही है? दिस इक्वेशन इज शोइंग द लैटिस एनर्जी ऑफ लैटिस। आप लैटिस एनर्जी को डेल्टा एच की जगह सिर्फ LE भी लिख सकते हैं। LE किसकी लैटिस एनर्जी आप शो कर रहे हैं? ऑफ MgO। MgO की लैटिस एनर्जी में देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखे हुए हैं? उसके गैसीय साइंस, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। MgO सॉलिड के 1 मोल बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम 2 प्लस का भी 1 मोल गैसीय साइन चाहिए, ऑक्साइड के भी 1 मोल गैसीय साइन चाहिए। ये इक्वेशन आपको लिखना आनी चाहिए। जैसे आपको A1 में भी आपने बहुत हर टाइप ऑफ लैटिस एनर्जी, हर टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंजेस की इक्वेशन लिखना सीखी थी, वैसे ही लैटिस एनर्जी की जो इक्वेशन है वो भी आपको लिखना आना चाहिए। याद रखें कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक की वजह क्या होती है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के करीब आकर दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्ड करते हुए स्टेबलाइज होते हैं। इस तरह से जब मैंने कहा फिर जब भी चीज़ स्टेबल होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी रिलीज करते हुए वो अपनी एंथैल्पी चेंज को एक्सोथर्मिक रखेंगे। तो इसकी कोई टाइप्स नहीं है, दिस इज ओनली वन टाइप लैटिस एनर्जी। आपने गैसीय साइंस को जोड़ना है और जोड़कर सॉलिड लैटिस बनाना है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जो है ये एक्सपेरिमेंटली अगर हम डिटरमिन करना चाहें, तो चूंकि गैसीय साइंस को जोड़ रहे हैं हम, तो इसलिए इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना नामुमकिन है। हमने A1 में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में हो सकती है जिसमें कोई सोल्यूशन हो, जिसमें हम थर्मामीटर डिप कर सकते हो, तो या पानी हो और नीचे से बर्नर ऑन हो, तो फिर कंबस्टन भी हम डिटरमिन कर लेते हैं क्योंकि पानी में हमने बीकर रखा होता है। तो ऐसे केसेस जिसमें हम थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि गैसीय साइंस को जोड़ते हुए सॉलिड को बनाना है, तो यहाँ थर्मामीटर का बल्ब तो इस चीज़ को नहीं डिटेक्ट कर सकता, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं हो सकती। तो इसको फिर हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो इसका हल यही है जो A1 में भी आपने सीखा था, कि वो लैटिस एनर्जीज जो हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कौन सा लॉ आपने स्टडी किया हुआ है?
Which law you have studied in A1? So Hess law. Hess's law. तो Hess's law जो है वो ही हमने अब इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन उस लॉ का नाम थोड़ा सा बदल दिया है, वो हेसेस लॉ की एप्लीकेशन। अच्छा जी, उस लॉ का नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। that law, Hess's law, is now translated into बॉर्न हेबर साइकिल। ये नाम आपके सामने आ रहा है, बॉर्न हेबर साइकिल। तो ये एप्लीकेशन ही है Hess's लॉ। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ Hess's लॉ। यानी कि इस Hess's लॉ की डेफिनेशन की, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ Hess's लॉ? The enthalpy change of direct route is equal to the sum of enthalpy changes of indirect route. डायरेक्ट रूट की एंथैल्पी चेंज इक्वल होती है टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इनडायरेक्ट रूट। तो लेटिस एनर्जी जो है वो हम एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट रूट को यूज करते हुए हम इस निकालेंगे। वो जो रूट हम बनाएंगे उस साइकिल को, जैसे कि हैश साइकिल हम बनाते थे, ये भी एक हैश साइकिल ही बनेगा, लेकिन इस साइकिल को हम बॉर्न हेबर साइकिल के नाम से बुलाएंगे। तो अभी आप देखें, ये आपके सामने एक सिंपल सा हेस लॉ डायग्राम बनी हुई है जिसको हम बॉर्न हेबर साइकिल भी कहेंगे। तो आपके पास, हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बॉटम से, एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट है आपके पास, सपोज सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो आपके पास कौन से एलिमेंट होने चाहिए? सोडियम और क्लोरीन। एक रूट जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये डायरेक्ट रूट जा रहा है। इसमें आपने क्या किया है कि एलिमेंट्स को जोड़कर आयनिक कंपाउंड का एक मोल बना लिया है। और आपको पता है इस एंथैल्पी चेंज का नाम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि एलिमेंट से कंपाउंड बनाया आपने, एलिमेंट से कंपाउंड को आपने डेवलप किया है। तो इसलिए ये जो है एलिमेंट से कंपाउंड जो बनने का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये एक आपका डायरेक्ट रूट है। दूसरा रूट ये है कि पहले आप एलिमेंट्स को कन्वर्ट करें इनटू देयर गैसियस आयंस। तो गैसियस आयंस में कन्वर्ट करें, तो फिर उन गैसियस आयंस को फिर आप कन्वर्ट करें इनटू द आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर आपके पास लेटिस एनर्जी आ जाती है, जो कि यूजुअली क्वेश्चन मार्क होती है। तो फिर अगर हम इस साइकिल को लेकर चलें, तो डेल्टा H1 प्लस लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा HF है। अगर मुझे डेल्टा HF का भी पता है और H1 का भी पता है, तो फिर लेटिस एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? लेटिस एनर्जी जो है वो इक्वल होगी डेल्टा H फॉर्मेशन माइनस जो ये H1 लिखी हुई है। लेकिन ये H1 कोई सिंपल थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट से आप डायरेक्टली गैसीय साइन बना सकें। इसमें भी स्टेजेस हैं। पहले आप एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू एटम्स। पहले आप एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू एटम्स, फिर आप उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू आयंस जो आप ऊपर बना रहे हैं।
एटम्स के लिए आपको पता है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो लगेगी, जबकि एटम्स को जब आप आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लगेगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगेगी, क्योंकि नेगेटिव आयन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये सारा अब देखें H1 में इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप पाथ, बल्कि इसमें आगे स्टेप्स हैं। पहले एलिमेंट्स को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करो, मेटल को भी और नॉन मेटल को भी, फिर मेटल की आयनाइजेशन करो और नेगेटिव आयन बनाने के लिए नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करोगे तो आप इस दरमियान वाली स्टेज पे पहुंचोगे। तो H1 is a sum of atomization of metal and non-metal, ionization energies and electron affinities, ये सारा मिलकर H1 बनेगा। अब जब आप H1 को पता कर लेंगे या पेपर में उसकी वैल्यूज दी हुई होंगी, फॉर्मेशन की वैल्यू पेपर में दी होगी, तो फिर आप इस फार्मूले को लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस H1 करेंगे तो आपकी लैटिस एनर्जी निकल आएगी। अब जैसे कि आपको याद होगा A1 में भी बॉर्न हेसेस लॉ साइकिल बनाने का 1 से 2 नंबर होते थे, तो इसी तरह पेपर 4 में A लेवल के अंदर पेपर 4 में आपको बॉर्न इसको कन्वर्ट करना होगा बॉर्न हेबर्ट साइकिल में। तो बॉर्न हेबर्ट साइकिल बनाने के 5 में से 2 नंबर होते हैं और 3 नंबर कैलकुलेशन के होते हैं। अगर बॉर्न हेबर्ट साइकिल बनाना नहीं रिक्वायर्ड होगा तो सिर्फ मार्क्स 3 होंगे। अगर 3 मार्क्स हो तो डोंट ड्रॉ बॉर्न हेबर्ट साइकिल, जस्ट डू योर कैलकुलेशन एंड फाइंड द आंसर। अब हम बॉर्न हेबर्ट साइकिल को बनाना सीखते हैं, उसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने नीचे आ गई है। It is the enthalpy cycle that can be used to calculate the lattice energy of lithium fluoride. I am right now on left hand side of this page. तो आप देख रहे हैं लिथियम एलिमेंट है, सॉलिड स्टेट मेटल है, फ्लोरीन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। इन एलिमेंट्स को जोड़ें तो 1 मोल ऑफ लिथियम फ्लोराइड बना दिया आपने। ये स्टेप क्या कहला रहा है? डेल्टा एच फॉर्मेशन। ये आपका डायरेक्ट रूट है। अब आप देखें दूसरे इस तरफ को जा रहे हैं, तो पहले देखें हमने लिथियम सॉलिड को कन्वर्ट किया है टू लिथियम गैस। बॉर्न हेबर्ट साइकिल कहता है कि हर एनर्जी चेंज को, हर एंथैल्पी चेंज को स्टेप वाइज शो करें। इसलिए आप पहले स्टेप में सिर्फ आपने एक काम किया है, लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में कन्वर्ट किया है। क्लोरीन इज सेम, उसे भी छेड़ा नहीं आप। उसके बाद स्टेप 2 में लिथियम गैस को ही उसने कन्वर्ट किया है लिथियम गैसियस +1 आयन में। तो ये जो स्टेप 2 है ये आयनाइजेशन एनर्जी है, और क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अभी निकला है एटम से तो ये IE1 है। जबकि ये जो थी ये आपकी एटमाइजेशन थी स्टेप 1 में, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। हम एक एक स्टेप करके चल रहे हैं। अब एटमाइजेशन ऑफ लिथियम, अब लिथियम एटमाइज हुआ और आयनाइज होके इलेक्ट्रॉन जो है उसने लूज कर दिया और वो +1 चार्ज आयन बन गया। अब वो रेडी आयन। अब अगला स्टेप क्या करना है आपने? फ्लोरीन गैस को एटमाइज कर देना है। तो A1 में आपने पढ़ा था कि अगर ये कहे डेटा बुकलेट से करो तो ये जो है ये इसकी बॉन्ड एनर्जी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जबकि यहाँ इक्वेशन में हाफ मोल है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर देंगे तो फ्लोरीन की गैसियस एटम आ जाएंगे। बॉन्ड एनर्जी को हाफ करना है। अगर क्वेश्चन में फ्लोरीन की एटमाइजेशन लिखी हो तो बस वो वैसे ही रहेगी। एटमाइजेशन 1 मोल ऑफ एटम के लिए, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ फ्लोरीन ही बन रहा है। एटमाइज को हाफ नहीं करना, लेकिन एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन ना दी और के डेटा बुकलेट यूज करो तो फिर आप डेटा बुकलेट से फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी उठाएंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब आपके पास फ्लोरीन गैसियस एटम बन गया है। अगले स्टेप में आपने उसको फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट करना है, तो अब आपको उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 करनी पड़ेगी।
तो ये बॉन्ड एनर्जी क्यों डिवाइड करनी है 2 से? जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 1 मोल ऑफ बॉन्ड के लिए होती है, यानी कि 1F2 के लिए होती है, दी होती है डेटा बुक में। 1Cl2 के लिए दी होती है, 1Br2 से, उससे 2F2Cl2Br या 2I बनते हैं। जबकि आपके इस क्वेश्चन, इस पाथवे में 2 नहीं 1F बन रहा है। क्लोरीन के 1 मोल बन रहे हैं, 2 मोल नहीं बन रहे। तो अगर पूरी बॉन्ड एनर्जी लगाएं तो वो 2 मोल्स के लिए होती है। हमें तो उस 1 मोल चाहिए फ्लोरीन एटम, इसलिए बॉन्ड एनर्जी को हाफ करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड एनर्जी को हाफ करना है आपको, ये आपने A1 में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर एटमाइजेशन दी हो तो फिर एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन को हाफ नहीं करना, वो जैसे है वैसे ही इस्तेमाल करना। सो बॉन्ड एनर्जी भी लग गई, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लग गई। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं, एटमाइजेशन ऑफ लिथियम, IE1 ऑफ लिथियम, बॉन्ड एनर्जी का हाफ फॉर फ्लोरीन, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 फॉर फ्लोरीन, ये सब क्वेश्चन में दी हुई होंगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी नहीं दी होगी, वो डेटा बुकलेट से मिल जाएगी। अब आप पहुंचे हैं इस स्टेज के ऊपर, और अब आप इन गैसियस आयंस को जोड़ के लेटिस एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक निकालेंगे, तो ये आपका लिथियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। और ये देखिए अंदर एरो भी ड्रॉ हुआ है। डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो आपकी किसके इक्वल है? वो लेटिस एनर्जी प्लस H1 के इक्वल है। तो अगर लेटिस एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? HF माइनस H1। अब देखिए H1 में क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं। डेल्टा H5 एटमाइजेशन लिथियम, फिर डेल्टा H5 आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 फॉर लिथियम। ठीक है, ये दोनों हमने मार्क कर ली है। फिर डेल्टा H5 एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, जो कि बॉन्ड अगर एटमाइजेशन ना दी हो तो बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा डेटा बुकलेट्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 फॉर फ्लोरीन, इसके लिए 2 की जरूरत नहीं होती। ये सारा है H1। अब इन सबको इकट्ठा करें, फिर जाके उसमें उसकी वैल्यू जो है ऊपर हाईलाइटेड फार्मूले में लगाएं तो लेटिस निकल आएगा। तो वही अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नीचे जो है वो वैल्यूज दी हुई है। तो ये वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे सामने लिखी हुई है। लेटिस एनर्जी हमारे पास नहीं है, फॉर्मेशन की वैल्यू -617 है। फॉर्मेशन की वैल्यू -617 है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। माइनस, ये माइनस वो है जो फार्मूले में माइनस है, डेल्टा HF माइनस H1। फिर देखें बार ब्रैकेट, एक बार ब्रैकेट आ गई, अब H1 इकट्ठा हो रहा है। 161 ये उसकी लिथियम की एटमाइजेशन, 520 लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी का हाफ जो है या एटमाइजेशन 79, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा था नंबर 1 जो होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ये प्लस प्लस प्लस, क्योंकि H1 में सबको ऐड करना है, लेकिन +161 प्लस प्लस 522 प्लस प्लस 79 प्लस माइनस, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, साइन को बहुत ध्यान से करना होता है, जैसे हेस लॉ में भी करना होता था वैसे यहाँ भी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 जो है उसका साइन माइनस है, लेकिन बाहर प्लस है क्योंकि यू आर एडिंग ऑल ऑफ देम। तो ये साइकिल कहता है कि सम करना होता है, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, जिसका टोटल आंसर निकल रहा है 432। -617 ये माइनस फार्मूले से आ रहा है, माइनस प्लस 432 इज योर H1, ये आपकी H1 है, ये आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन है, और दोनों के दरमियान जो साइन है माइनस का बाय वर्च्यू ऑफ फार्मूला है। तो ये हो गया जी -617 माइनस प्लस 432, तो ये -432 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होगा
तो ये देखें, ये साइन माइनस आना चाहिए था, माइनस में आया हुआ। ऐसा नहीं होगा, अगर आपने कोई गलती करेंगे तो हो सकता है लैटिस का साइन प्लस आने लगे, तो वहीं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। तो ये प्लस में क्यों आ रही है? लैटिस एनर्जी कभी प्लस में नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, कंबस्टन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसी तरह लैटिस एनर्जी भी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। अगर प्लस आ रहा है तो आप फौरी तौर पे उसको रीचेक करें कि आपने कोई साइन गलत लगाया हो। अच्छा, ये तो था इसका हेस साइकिल। अभी अगर हमने बॉर्न हेबर साइकिल नहीं बनाया, बॉर्न हेबर साइकिल अब हम देखते हैं नीचे तो वो कैसे बनता है। तो जी देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल जो है, ये आपके सामने तस्वीर आ रही है लिथियम फ्लोराइड के लिए। बेसिकली बॉर्न हेबर साइकिल एक ग्राफ होता है जिसके वाई एक्सिस के ऊपर, एनर्जी होती है, एनर्जी, और एक्स एक्सिस के ऊपर पाथवे होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, याद है आपको आप ग्राफ ड्रॉ करते थे ओ लेवल में भी और एएस में भी, आपने सीखे थे एंथैल्पी चेंजेस के अंदर, इसमें एंथैल्पी वर्सेस पाथवे का ग्राफ होता था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। तो इसमें भी पाथवे है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पे एनर्जी है। लिहाजा अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिस स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसमें एरो ऊपर जाएगा, जिस स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी उसमें साइन नेगेटिव होगा और उसका एरो नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए, हम मिडल से तकरीबन स्टार्ट करते हैं हमेशा, मिडल से ग्राफ के पीछे पेज पे अगर जगह दी हो तो आपने वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे पाथवे ड्रॉ करके, तो वाई एक्सिस के तकरीबन मिडल से शुरू करके तो आपने अपना स्टार्ट लेना होता है। जब भी आप स्टार्ट लेते हैं तो पहला काम आपने एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो लिथियम सॉलिड एलिमेंट और फ्लोरीन गैस, तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं। फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। तो फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसका एरो नीचे को जा रहा है, क्योंकि ये क्या थी, ये एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसलिए आप ग्राफ में नीचे जाके गिरे और यहाँ पर देखें क्या आपके पास आ गया है, लिथियम फ्लोराइड। तो ये जो लाइन नीचे मार्क हो रही है ये लिथियम फ्लोराइड के लेवल को हो रही है। तो लिथियम फ्लोराइड बन गया। ये है जी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। फिर हम देखें जी, यहाँ से अब चलेंगे ऊपर को। स्टेप नंबर 1 में आपने किया एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, इसलिए एरो ऊपर गया। फिर लिथियम गैसियस से लिथियम +1 गैसियस में गया, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। और आपने पढ़ा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारी की सारी ही एंडोथर्मिक होती है, इसलिए एरो फिर ऊपर की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, हम फिर ऊपर को गए। जब भी ऊपर को जा रहे हैं तो ये भी प्लस है। फिर लिथियम गैसियस आयन तो तैयार हो गया, फिर हमने फ्लोरीन को गैसियस में चेंज किया है, तो यहाँ पर फिर एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन लगेगी जो कि बॉन्ड एनर्जी का हाफ होगी, लेकिन इसमें फिर हम ऊपर गए और फ्लोरीन गैस हो गया। जो लिथियम का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था वो अब फ्लोरीन गैस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अब फ्लोरीन -1 चार्ज आयन में जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए आपका जो एरो है वो नीचे चला गया, जैसे एरो यहाँ भी नीचे चला गया।
तो जब भी एक्सो होगा तो एरो नीचे को जाएगा, जब भी एंडो होगा तो एरो ऊपर को जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 में हम नीचे आ गए। फिर हमारे गैसियस आयंस रेडी हैं अब, और ये गैसियस आयंस जब मिलेंगे और आप लिथियम फ्लोराइड सॉलिड पे जाओगे, इस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, और आपको पता है ये भी हमेशा एक्सो होती है, इसलिए इसका भी एरो नीचे को जा रहा है। और ये एरो कहाँ जाकर गिर रहा है, वहीं पर जाके हिट कर रहा है जहां लिथियम फ्लोराइड आपने डायरेक्टली स्टेप से बनाया था। ये जो पूरा साइकिल है इसको हम बॉर्न हेबर्ट साइकिल कहते हैं। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, इन सारे स्टेप्स का सम, ये जो मैंने अभी लिया है, ये सारे स्टेप्स का जो सम है, ये सारा इनडायरेक्ट रूट है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस माइनस दिस प्लस लेटेस्ट एनर्जी, तो फिर जाके ये आपके पास ये इनडायरेक्ट रूट है। जबकि एलिमेंट से कंपाउंड बनाना जो है ये आपका डायरेक्ट रूट है। तो आपने बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ कर लिया, बाकी अब वैल्यूज जैसे आपने पहले लगानी थी। इस साइकिल को ड्रॉ करने के 2 नंबर अलग होते हैं, अगर 2 नंबर 5 नंबर का सवाल हो। अगर 3 नंबर का सवाल है तो फिर जो है वो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, यही काम अब आप देख रहे होंगे आपके पास तस्वीर में राइट हैंड साइड के ऊपर ये बना हुआ है जी मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस हैं। हमने बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ करना है, अगेन हमारा वाई एक्सिस वही एनर्जी के ऊपर जा रहा है, ये आपकी एनर्जी है, वाई एक्सिस एनर्जी है, एक्स एक्सिस पाथ है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। आपने स्लाइटली लोअर देन मिडिल और इन द मिडिल भी शुरू करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने मैग्नीशियम सॉलिड और क्लोरीन गैस लिया जो कि रूम टेम्परेचर पे इनकी स्टेट्स हैं। फिर आपने डाउनवर्ड एरो से फॉर्मेशन की और आप पहुंच गए डायरेक्टली MgCl2 सॉलिड पे। ये तो आपका डायरेक्ट रूट हो गया। अब आपने मैग्नीशियम और क्लोरीन को इस काबिल करना है कि वो लेटेस्ट एनर्जी पे जाएं, उसके लिए उनको गैसीय साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले बॉर्न हेबर साइकिल के मुताबिक पहले आपने मैग्नीशियम सॉलिड को उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें जो ये गैप्स हैं पेपर में, इन गैप्स को छोटा बड़ा जो है वो आपको वैल्यूज के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने एक स्केच डायग्राम ड्रॉ करनी होती है तो ये जो गैप्स हैं ये अगर आप सारे जैसे भी ड्रॉ कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं। हाँ, एरो की डायरेक्शन ठीक रहनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज को देख लीजिएगा, उससे अंदाजा हो जाता है कि छोटी वैल्यू तो जरा गैप छोटा रखिए और जो बड़ी वैल्यूज के लिए ये गैप बड़ा रखिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई सेंटीमीटर में नाप के करना है। अंदाजन थोड़ा सा करें, अगर कोई थोड़ा सा दोनों सेम भी बन जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योर डायरेक्शन शुड बी प्रॉपर। तो भाई एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम किया, आप ऊपर चले गए क्योंकि एटमाइजेशन पॉजिटिव होती है, और अब आपके पास गैसियस एटम बन गए। फिर गैसियस एटम्स को आपने कन्वर्ट करना है टू आयंस। तो पहले आपने IE1 किया, ये भी पॉजिटिव है। फिर आपने IE2 किया जो कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, बॉर्न हेबर्ट साइकिल में कैम्ब्रिज ने आपको ये अलाउ किया हुआ है कि IE1 और IE2 ये एक ही स्टेप में इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। यू कैन गो फ्रॉम राइट फ्रॉम हेयर टू दिस, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द इंटरमीडिएट स्टेप, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली मैग्नीशियम गैसियस से Mg2+ में जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रखें डायरेक्टली जा रहे हैं तो वैल्यू नहीं खा जानी, आपका IE1 प्लस IE2 होगा, 1 1 प्लस 2, फिर आप Mg2+ पे पहुंच जाएंगे।
अगर 2 स्टेप में ब्रेक करके दिखाएंगे तो और भी तो भी ठीक है। अगर आप डायरेक्टली Mg गैसियस एटम को +2 गैसियस आयन चार्ज आयन में कन्वर्ट करते हैं तो I1 I2 दोनों प्लस हैं, दोनों इकट्ठी भी आप शो कर सकते हैं। देन कम्स एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है जी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें मैंने क्लोरीन को हाफ नहीं किया बिकॉज वी नीडेड 2 क्लोरीन्स, आपको 2 क्लोरीन चाहिए, इसलिए एटमाइजेशन को 2 से करना है जो कि इक्वल होगा बॉन्ड एनर्जी के। इस केस में बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगी, ये बॉन्ड एनर्जी के इक्वल है। द रीजन इज कि आपको 2 क्लोरीन एटम्स चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो तो तभी बनेगा ना जब पूरा Cl2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज ब्रोकन। यहाँ 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए पूरी बॉन्ड एनर्जी लगेगी। और अगर बॉन्ड एनर्जी की जगह डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसमें एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन दी है, तो एटमाइजेशन 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए होती है, यहाँ 2 मोल बनने हैं, तो इसलिए इसको या तो एटमाइजेशन को 2 से मिलाएं, मल्टीप्लाई करें, या फिर बॉन्ड एनर्जी पूरी इस्तेमाल करें। अब गैसियस एटम्स बन गए। Mg2+ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन अब कौन गेन करने जा रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक एटम जो है Cl का वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, एक से ज्यादा नहीं गेन कर सकता, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 हो गई। दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 हो गई, इसलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 नहीं होती, ठीक है। ये 2 इंटू करने का मतलब ये है कि आपने 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स को कन्वर्ट किया है टू 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1 जो है आपको पता है एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए उसका साइन नीचे आ गिरा है, एरो नीचे आ गया है। अब आपके गैसियस आयन रेडी हैं, आप उनको जोड़ें और लैटिस एनर्जी को पूरा करें। तो ये जो है ये सारा का सारा इनडायरेक्ट रूट equal to the direct root. So delta H formation is equal to delta H atomization plus IE1 plus IE2 plus bond energy atomization into 2 of chlorine plus electron affinity number 1 into 2 of chlorine तो होना ही होना है, plus lattice energy। तो ये सारा आपका इनडायरेक्ट रूट है, इसमें सारे ही प्लस हैं, ये भी प्लस है, सॉरी सारे ही प्लस हैं सिवाय 2 के, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक है आपकी लैटिस एनर्जी, ये 2 नेगेटिव है, नेगेटिव है और ये नेगेटिव। इस तरह आप इसको लैटिस एनर्जी को जो है वो बॉर्न हेबर साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के अलग नंबर होते हैं, इसकी वैल्यूज अगर आपको दी हुई हो तो आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, तो हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज देता है, देखिए उसने वैल्यूज दी हुई है। Mg गैसियस 2+1 की है 736, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये डेटा बुकलेट में भी दी होती है। I2 भी दी हुई है 1450। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन की जो है वो एटमाइजेशन उन्होंने दी हुई है 122, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 244, बॉन्ड एनर्जी भी 244 ही होती है। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348 इंटू 2, क्यों की है? क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम गेन कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 1 मोल से डबल है, इसलिए इसको 348 इंटू 2 किया -696। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 है -641 और एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम है +148। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें डाली तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, डेल्टा H लैटिस इक्वल टू HF माइनस atomization Mg plus IE1 Mg plus IE2 Mg plus atomization of chlorine का 2 moles plus electron affinity of chlorine into 2 moles
प्लस लेटेस्ट एनर्जी तो होना था, तो उसको आप लेटेस्ट एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएं और सारी वैल्यूज पुट करें। तो -641 माइनस जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको फार्मूले में, ये फार्मूले का माइनस है, ये माइनस माइनस ही रखना है आपने। उसके बाद ये सारा सम हो रहा है आपका, और फिर सारे सम का आंसर भी प्लस में आ रहा है, तो माइनस प्लस करने से ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस ऐड होके -2523 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। आज आपने लेटेस्ट एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल बनाना सीखा है, और पिछला भी कुछ थोड़ा सा रिवाइज किया है। इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन?